हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इस चैप्टर का रिवीजन। तो ये रिवीजन लेक्चर है और रिवीजन लेक्चर होने के वजह से इसे मैंने कॉमनली सबके लिए तैयार किया है। जैसे सीए इंटर के स्टूडेंट भी पढ़ेंगे इसे, फाइनल के स्टूडेंट भी, सीएमए इंटर फाइनल दोनों, और सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल सभी स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा नॉलेज पर्पस से तो कोई भी देख सकता है इसे। इनकम टैक्स रिटर्न में मैंने जो रेंज लिया है वो है 139, इसकी पूरी सीरीज। इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर भी लिया है, टीआरपी प्रोविजन भी लिया है, टीआरपी प्रोविजन, और आधार लिंक भी लिया है, साइनिंग रिटर्न वेरीफाइंग रिटर्न भी लिया है, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी लिया है। ये सब कुछ इसके साथ कवर करेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या ये जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिख के दिया सीए सीएमए सीएस, ये सभी लेवल के लिए सेम एप्लीकेबल है? नहीं। कहीं कहीं पर मैं आपको मेंशन करके दूंगा कि सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए वो हिस्सा एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा होगा, बाकी सब कॉमन सबके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं उस जगह पर जब आऊंगा तो बताऊंगा। सीएमए इंटरमीडिएट के लिए है वो हिस्सा एप्लीकेबल, लेकिन सीए इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वैसे छोटा सा हिस्सा है, अगर वो पढ़ना चाहे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन मैं बताकर चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न ये रिवीजन लेक्चर है, तो इसमें हम बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, जस्ट एक रिवीजन कराएंगे। आपने तैयारी कर रखी होगी और क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है जिसमें हम एसएससी की डिटेल डालते हैं और रिटर्न के टाइप्स बताते हैं, मतलब रिटर्न जो फाइल किया जा रहा है वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। सेक्शन 139(1) अगर आपने रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल किया, 139(3) अगर रिटर्न लॉस रिटर्न है, बिलेटेड रिटर्न के लिए सबसेक्शन 4, रिवाइज रिटर्न के लिए सबसेक्शन 5, डिफेक्टिव रिटर्न के लिए 139 सबसेक्शन 9 है। इसके बाद दो नोटिस ऐसे भेजे जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जिस नोटिस के रिस्पॉन्स में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। एक है 142(1) और एक है 148। 142(1) ड्यू डेट गुजरने के बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना चाहिए और उसने रिटर्न नहीं फाइल की, तो 142(1) का नोटिस जाता है, जिसमें टाइम लिमिट दिया जाता है जिसके अंतर्गत आप रिटर्न फाइल करते हो। 148 का नोटिस इनकम स्केपिंग असेसमेंट के लिए होता है। इनकम स्केपिंग असेसमेंट जो कि सीए फाइनल सीएमए फाइनल इनके लिए एप्लीकेबल है, सीए सीएमए इंटरमीडिएट के लिए तो नहीं है। इनकम स्केपिंग असेसमेंट फाइनल लेवल पे है। ये इनकम स्केपिंग असेसमेंट का मतलब मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। अगर आपने 2-3 साल पहले कोई रिटर्न फाइल की या नहीं भी की, कोई इनकम स्किप हो गई है असेस होने से और डिपार्टमेंट के पास सबूत हाथ लगता है, तो वो डिपार्टमेंट उस इनकम को असेस करता है, असेसमेंट करता है, जिसको 147 का असेसमेंट कहते हैं। 147 के असेसमेंट से पहले डिपार्टमेंट आपसे रिटर्न फाइल करवाता है और नोटिस इशू करता है 148 का। इस नोटिस के अंतर्गत, इन परसुएंस टू नोटिस अंडर सेक्शन 148, आप रिटर्न फाइल करते हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिटर्न हम इन सेक्शंस के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। ये सेक्शंस आपको समझ आ गया, और ये दो नोटिस है जिसके अंतर्गत रिटर्न फाइल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्कस किया रिटर्न एक फॉर्म है। रिटर्न एक फॉर्म है जिसमें एसएससी की डिटेल होती है, रिटर्न के टाइप्स बताए जाते हैं, और एसएससी की टोटल टैक्सेबल इनकम वर्कआउट होता है, मेंशन होता है टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्सेबल इनकम में कंप्यूटेशन की डिटेल भी जाती है। टोटल टैक्सेबल इनकम में कंप्यूटेशन की डिटेल भी जाती है कि आपने इसे कैसे वर्कआउट किया है, कंप्यूट किया है। टैक्स लायबिलिटी पर आते हैं। टैक्स लायबिलिटी के साथ आपको बताना होता है टैक्स लायबिलिटी क्या है।
जो आपकी टीटीआई के ऊपर आता है। लेकिन क्या आप वही रकम पे करोगे? जरूरी नहीं है। आपका टीडीएस कट गया हो सकता है, टीसीएस कलेक्ट आपके द्वारा हो सकता है, एडवांस टैक्स आपने जमा कराया हो सकता है। इन सब चीजों को लेस करके टैक्स लायबिलिटी से जो बचता है वो कहलाता है टैक्स ड्यू। सपोज करें टैक्स लायबिलिटी 20,000 रुपए है और ये 16,000 रुपए है, तो आपका टैक्स ड्यू बन गया 4,000, जो आप रिटर्न फाइल करने से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से जमा कराएंगे। यहां पर मेंशन कर दिया मैंने। और सपोज करें कि ये 26,000 होता, तो इसका मतलब 6,000 रुपए ज्यादा आपने जमा कर दिया है ऑलरेडी, तो 6,000 का रिफंड आप क्लेम करते। यहां तक क्लियर है? आगे यहां पर मैंने मेंशन किया है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम किसको बोलेंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं होता, बल्कि टैक्स ड्यू के साथ साथ अगर कोई ब्याज लेवी होता है 234A, बी या सी का, तो वो भी जोड़ा जाता है। अगर रिटर्न फाइलिंग में आपने लेट कर दिया है और लेट फी आपके ऊपर चार्ज हो रहा है 234F का, तो वो भी जोड़ा जाता है। यानी टैक्स ड्यू प्लस ब्याज प्लस लेट फी को मिलाकर कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए। ओके, सबसे पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न में पढ़ने जा रहे हैं कि रिटर्न फाइल करना किसको अनिवार्य है, यानी ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ऑब्लिगेशंस बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रोविजंस में बताए गए हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं सेक्शन 139(1) और उसके साथ अटैच्ड करके ले रहे हैं 6th प्रोविजो 139(1) का। अगर हम अटैच नहीं करेंगे तो 139(1) अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो वो अधूरा रहेगा। 139(1) along with 6th प्रोविजो क्या कहता है? हर कंपनी और हर पार्टनरशिप फर्म, हर एलएलपी को रिटर्न भरना ही पड़ेगा। ये कब रिटर्न फाइल करेंगे, कब इनकी ऑब्लिगेशन है, ऐसा नहीं बोलते। रिटर्न हमेशा इनको फाइल करना पड़ेगा। एवरी ईयर इनकी ऑब्लिगेशन है ये रिटर्न फाइल करें। चाहे कंपनी वर्किंग हो या कंपनी काम नहीं कर रही है, 10 साल से 5 साल से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी, इनका रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं, वैसे रिवीजन थोड़ा सा डिटेली में जा रहा है लेकिन फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं, अदर पर्सन, जैसे इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, अदर पर्सन, ये तब रिटर्न फाइल करेंगे जब इनकी टोटल इनकम चैप्टर 6A के डिडक्शन के बगैर, सेक्शन 10AA के डिडक्शन के बगैर, अगर मैं इसको देखूं तो ये कहलाया जीटीआई। और जीटीआई में भी आप सेक्शन 54, 54B, 54D, 54E, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, ये अगर कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन आप बोलते हो इसे कैपिटल गेन में, अगर ये आपने क्लेम किया है तो इसको आप जीटीआई में ऐड बैक कर दो। एक व्यक्ति की जीटीआई लो, जब मैंने जीटीआई लिया तो मैंने फिर इसको ऐड बैक ऑलरेडी कर दिया। इसके साथ आप ये 54 वाली सीरीज, 54 की सीरीज भी ऐड बैक कर दो, एक्सेप्ट डबल ई मिसिंग है प्रोविजन में, इसलिए हम उसको ऐड बैक नहीं करेंगे। इसको आप ऐड बैक करके वो देखो कि क्या वो रकम जो ऐड बैक करके आ रही है वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, हम इसे एमईएल कहते हैं, क्या ये इससे अधिक है? अगर ये इससे अधिक है, वो अमाउंट एमईएल से ज्यादा आता है, तो इनकी ऑब्लिगेशन आ गई रिटर्न फाइल करने की। ये तो हुआ पहले नंबर के व्यक्ति जिनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। नंबर 2, 4th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1), अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यहां पर और का मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और उसने कोई एसेट होल्ड कर रखा है, चाहे वो बेनिफिशियल ओनर है चाहे वो रजिस्टर्ड ओनर है, एसेट होल्ड कर रखा है आउटसाइड इंडिया। एसेट का मतलब मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकता है और बैंक अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर इन्होंने एसेट्स होल्ड कर रखा है आउटसाइड इंडिया, या यानी ये सब और के साथ जुड़ा हुआ है, और या मतलब एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसने आउटसाइड इंडिया कोई एसेट्स होल्ड कर रखा है, या वो इंडिविजुअल साइनिंग अथॉरिटी है किसी बैंक में जो बैंक आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या वो इंडिविजुअल कोई बेनिफिशियरी है किसी एसेट पे जो एसेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है।
तो ऐसे व्यक्ति को विदाउट एनी एग्जामिनेशन की उनकी इनकम कितनी है रिटर्न इंडिया में फाइल करना पड़ेगा। इनका रिटर्न फाइल करना मस्ट हो जाता है। ये ए बी सी और के साथ लगा है। यहां पर एक चीज जो यहां लॉ मेकर ने मेंशन किया है उसको भी ध्यान से देखिएगा। लॉ मेकर ने मेंशन किया है कि अगर विदेशी एसेट से कोई इनकम आ रहा है जिस इनकम को उसके बेनिफिशियल ओनर ने अपनी इनकम में दिखा रखा है और ये इंडिविजुअल उस एसेट का बेनिफिशियरी है। फिर से लेते हैं, एक एसेट आउटसाइड इंडिया है जिसका बेनिफिशियल ओनर है गोपी और बेनिफिशियरी है राम। अगर गोपी ने उस एसेट की इनकम को अपनी इनकम में इंडिया में दिखा रखा है तो राम को यहां सिंस वो बेनिफिशियरी है तो रिटर्न भरना चाहिए था, यहां रिटर्न से फ्री कर दिया है, लेकिन तब जब उसके बेनिफिशियल ओनर ने अपनी इनकम में उसे शो कर रखा है। ठीक है, पढ़ा हुआ है ये सब, हम इसको समझाने नहीं बैठेंगे, हम क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं फटाफट। नेक्स्ट नंबर में आते हैं सेवंथ प्रोविजो टू सेक्शन 139(1). सेवंथ प्रोविजो क्या कहता है? कंपनी एलएलपी और फर्म को छोड़कर, क्यों? क्योंकि इनका रिटर्न तो हमेशा अनिवार्य फाइल करना, इनको छोड़कर अगर किसी व्यक्ति को ऊपर 139(1) में रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है, इसका मतलब उनकी एमईएल से कम है टोटल इनकम, और टोटल इनकम का मतलब मैंने आपको बताया जीटीआई एड बैक करेंगे 54 की सीरीज की एग्जम्पशन। तो फिर से लेते हैं, कंपनी फर्म एलएलपी को छोड़कर दूसरे व्यक्ति अगर उनकी टोटल इनकम एमईएल से कम है तो रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर वो यहां कहीं फंस गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहीं भी फंस गए, तीनों में कहीं भी फंस गए, पहला वो व्यक्ति डिपॉजिट करता है अमाउंट अग्रीगेट इन वन और मोर करंट अकाउंट पूरे साल में 1 करोड़ के ऊपर, अगर वो अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर पूरे साल में अग्रीगेट डिपॉजिट करता है तो उसे रिटर्न भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर वो फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस करता है खुद के लिए या किसी और के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा, खुद के लिए या किसी और के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अग्रीगेट पूरे साल में। और यदि उनकी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो 3 में से किसी में भी फॉल करेगा ये व्यक्ति तो रिटर्न भरना इनके लिए कंपलसरी है अंडर 7th प्रोविजो। मैं चाहूंगा कि आप 7th प्रोविजो याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में मौका लग जाए। ठीक है, यहां पर जो डिपॉजिट की बात की गई है उस डिपॉजिट का मतलब कैश डिपॉजिट भी है, चेक डिपॉजिट भी है, नेट बैंकिंग डिपॉजिट भी है, यूपीआई डिपॉजिट भी है, डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट भी है, नॉट ओनली कैश डिपॉजिट। ठीक है, ये सारे डिपॉजिट उसमें शामिल होंगे। अगले नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट। यहां से मैं आपको बता दे रहा हूं सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट इसे ऑप्शनली इग्नोर कर सकते हैं। एक जमाने में तो उनके लिए था, जब सीए इंटरमीडिएट पहले था, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। एक और है 4D 4E 4F, ये लगातार कुछ सीरीज हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 से लेकर नंबर 9 तक। तो मतलब जो अब बचे हुए प्रोविजन है। तो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो यहीं पर रुक जाएं, मतलब आगे वीडियो देखें, लेकिन इस पॉइंट के लिए जो ऑब्लिगेशन हम पढ़ रहे हैं उस ऑब्लिगेशन में उनके लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बस यहीं तक है। बाकी सभी स्टूडेंट चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव हैं, सीएमए इंटरमीडिएट हैं और फाइनल के तो सबके लिए है ही। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 5 मिनट की बात है, उसके बाद फिर सबके लिए हो जाएगा। सेक्शन 139(4)A, साथ में सेक्शन 12A, साथ में सेक्शन 13 सबसेक्शन 9, इन तीनों का इंपैक्ट सीधा सीधा यह है कि अगर कोई चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है, अगर कोई चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है जिसको एग्जम्प्ट किया गया है 11 और 12 सेक्शन में, उनकी इनकम को, उनको एग्जम्पशन चाहिए तो रिटर्न भरना पड़ेगा और विद इन ड्यू डेट भरना पड़ेगा। यह भी ध्यान से सुनिएगा, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को अगर एग्जम्पशन क्लेम करनी है सेक्शन 11-12 में
तो ना सिर्फ रिटर्न भरना जरूरी है बल्कि ड्यू डेट के अंदर रिटर्न भरना जरूरी है। अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न इन्होंने भरा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा इन्हें, तो रिटर्न तो हम कंपलसरी हो गया इनके लिए। ठीक है, ऊपर मेंशन है कि अगर इनकी इनकम बिना एग्जम्पशन के 2.5 लाख के ऊपर है, वो इसलिए मेंशन है कि मान लीजिए 2.5 लाख के ऊपर अगर इनकी इनकम है ही नहीं विदाउट एग्जम्पशन, और आप एग्जम्पशन नहीं भी दे रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको। तो सीधी बात ये करें कि अगर एग्जम्पशन चाहिए तो रिटर्न भरना पड़ेगा, वो भी विद इन ड्यू डेट। नेक्स्ट, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको सेक्शन 13A में एग्जम्पशन दी जाती है। फिर से सुनिएगा, पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 13A में एग्जम्पशन दी जाती है। तो सेक्शन 139(4)B कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर एग्जम्पशन चाहिए तो रिटर्न भरना पड़ेगा, वो भी विद इन ड्यू डेट। सेम लाइक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी को अगर एग्जम्पशन चाहिए, अगर उनकी इनकम एग्जम्पशन के बगैर बिना एग्जम्पशन के भी 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा तो टैक्स वैसे ही नहीं बनेगा, ना भरे रिटर्न। लेकिन अगर 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो एग्जम्पशन तो उनको चाहिए। एग्जम्पशन के लिए रिटर्न भरना भी जरूरी है और विद इन ड्यू डेट भरना भी जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको सेक्शन 10 के वेरियस क्लॉजेज में एग्जम्पशन दी जाती है। कुछ हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको सेक्शन 10 के वेरियस क्लॉजेज में एग्जम्पशन दी जाती है। एग्जांपल लेते हैं, रिसर्च एसोसिएशन सेक्शन 10(21) वाले, ये 21 वाले कौन से होते हैं? ये बेसिकली गवर्नमेंट वाले होते हैं। न्यूज एजेंसी जो सेक्शन 10(22)B में एग्जम्पशन लेते हैं, यानी ये जो क्लॉज ब्रैकेट में आ रहा है 22B 10 का, ये एग्जम्पशन के लिए आ रहा है। उसी तरह जो इंस्टीट्यूट है CA, CMA, CS इंस्टीट्यूट जो प्रोफेशनल है या जो इंजीनियरिंग है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इनकी एग्जम्पशन सेक्शन 10(23)A में दी जाती है। ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पर खादी ग्राम विलेज जिनको सेक्शन 10(23)B में एग्जम्पशन दी जाती है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं, हॉस्पिटल आता है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन आता है सेक्शन 10(23)C में। एक इसका ध्यान रखिएगा, बस एक इसका ध्यान रखिएगा, ट्रेड एसोसिएशन सुना होगा आपने, व्यापार संगठन, ट्रेड एसोसिएशन, जैसे फिक्की का नाम सुना है आपने, फिक्की ये ट्रेड एसोसिएशन है, इनको सेक्शन 10(24) में एग्जम्पशन दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, म्यूचुअल फंड है और भी बहुत सारे हैं, वेंचर कैपिटल फंड है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड है। ये सब फाइनल में डिटेल में पढ़ते हैं CMA CA वाले स्टूडेंट, उनको मालूम है कि ये सब हमने फाइनल में इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, पढ़ाई की हुई है। इन इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है कि अगर आप बिना एग्जम्पशन के अपनी इनकम को 2.5 लाख के ऊपर पाते हैं, सपोज आप एग्जम्पशन नहीं लेना चाहते और आपकी इनकम 3 लाख रुपए है तो 2.5 लाख के ऊपर है, तो रिटर्न भरना आपके लिए कंपलसरी है। ये ऑब्लिगेशन कौन डालता है? सेक्शन 139(4)C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। जो प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी नहीं, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके लिए आपने PGBP में कभी सेक्शन 35(1), 35(2), 35(3) पढ़ा है, उनके लिए रिटर्न भरना कंपलसरी है। उसमें इफ बट कुछ नहीं लगा है कि आपकी इनकम एग्जम्पशन के बगैर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, उनका रिटर्न भरना मस्ट है। उसी तरह बिजनेस ट्रस्ट होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है हमारे देश में, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए उनके बैकएंड पे आता है बिजनेस ट्रस्ट। ये भी CA और CMA फाइनल में स्टडी में है। बिजनेस ट्रस्ट, उनको रिटर्न भरना कंपलसरी है। इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, उनका भी रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो अगर आप CMA इंटरमीडिएट CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट देख रहे हो तो जस्ट आप इसको याद कर लो, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनका रिटर्न भरना अनिवार्य है। बस यहीं तक की बात थी। अब आगे हम सबके लिए पढ़ रहे हैं कॉमनली। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एग्जाम में आने की उम्मीद है बहुत ज्यादा, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। क्या है? ड्यू डेट सबसे पहले हम देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी, LLP, इंडिविजुअल, HF, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की परिभाषा फाइनल लेवल पे पढ़ना होता है, वो पूरा टॉपिक ही पढ़ना होता है। इंटरनेशनल
ट्रांजैक्शंस करते हैं या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस करते हैं वो, ठीक है। बस आपको ऐसे, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो जस्ट आप ऐसे लर्न कर लो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनको एक सीए का रिपोर्ट चाहिए 92E में। पहले मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक सीए का रिपोर्ट लगना होता है। 92E सेक्शन रिक्वायर करता है कि सीए का रिपोर्ट चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनिए। जिस व्यक्ति को 92E में सीए का रिपोर्ट चाहिए उनका ड्यू डेट 30 नवंबर है असेसमेंट ईयर का। थोड़ा ज्यादा समय दिया उनको, असेसमेंट ईयर का 30 नवंबर उनका ड्यू डेट है रिटर्न भरने का। अब आगे इजी है, सुनिएगा। कंपनी का ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। कंपनी का ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर कंपनी का, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, विदेशी कंपनी हो, 31 अक्टूबर। कोई भी व्यक्ति जिसका ऑडिट रिक्वायर्ड है, एनी काइंड ऑफ ऑडिट, उनका भी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। अगर किसी फर्म एलएलपी का ऑडिट रिक्वायर्ड है, यहां थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर किसी फर्म और एलएलपी का ऑडिट रिक्वायर्ड है, मैं लेकर चलता हूं एक्स वाई एंड कंपनी, मान लेते हैं ये एक फर्म है, एक्स और वाई इसके पार्टनर हैं, एक्स वर्किंग पार्टनर है और वाई नॉन वर्किंग पार्टनर है। ओके, पहली बात मैं लेता हूं एक्स वाई एंड कंपनी एक फर्म है जिसका ऑडिट रिक्वायर्ड है, तो बताइए इसका ड्यू डेट क्या होगा? ये यहां पॉइंट नंबर 3 में फॉल करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ऐसे फर्म जो पॉइंट नंबर 3 में फॉल करते हैं उनके वर्किंग पार्टनर का भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगा। तो यानी मिस्टर एक्स का ड्यू डेट भी क्या हो गया? 31 अक्टूबर। सर वाई का क्या होगा? वाई का ड्यू डेट, वाई अगर कहीं फॉल नहीं करेगा तो छठे नंबर में अदर पर्सन में आ जाएगा और 31 जुलाई ड्यू डेट हो जाएगा। चलिए समझ गए सर। अब नंबर 1 हम समझ गए, 92E में जो फंस गया 30 नवंबर, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, एनी पर्सन ऑडिट रिक्वायर्ड, एनी काइंड ऑफ ऑडिट 31 अक्टूबर। अगर फर्म एलएलपी का ऑडिट रिक्वायर्ड है, पॉइंट नंबर 3 में आ रहा है वो फर्म एलएलपी, तो उसके वर्किंग पार्टनर की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर हो जाएगी। अब ये है हमारा अमेंडमेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेंडमेंट क्या है? ये अमेंडमेंट, मिस्टर एक्स जिसको अभी अभी आपने पहचान लिया है, ये वर्किंग पार्टनर है ऐसे फर्म के जिनका ऑडिट रिक्वायर्ड है, तो मिस्टर एक्स का ड्यू डेट तो 31 अक्टूबर है ही। अगर मिस्टर एक्स पुर्तगीज सिविल कोड में लाई करते हैं, फॉल करते हैं, सेक्शन 5A में ये बात मेंशन की गई है। सेक्शन 5A में ये बात मेंशन की गई है। कौन सी बात? मैं अभी बताऊंगा। अगर मिस्टर एक्स पुर्तगीज सिविल कोड में लाई करते हैं, इसका मतलब पुर्तगीज सिविल कोड कहां अप्लाई होता है? गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, यहां पर पुर्तगीज सिविल कोड अप्लाई होता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर फॉल करता है और वो व्यक्ति वर्किंग पार्टनर है ऐसे फर्म का जिस फर्म का ऑडिट रिक्वायर्ड है, बड़ा लंबा हिसाब है, तो ऐसे व्यक्ति की जो मिसेज हैं, स्पाउस हैं, उनका ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर हो जाएगा। सर लंबा चौड़ा काम है, समझा भी दिया आपने, लेकिन लॉजिक देंगे क्या? लॉजिक छिपा है सेक्शन 5A में। 5A में कहा गया है कि जो व्यक्ति पुर्तगीज सिविल कोड में अप्लाई होता है, फॉल करता है, उसकी सारी इनकम सैलरी को छोड़कर बराबर बराबर उनके स्पाउस में बांट दी जाएगी। यानी राम और उनकी पत्नी अगर पुर्तगीज सिविल कोड में लाई करते हैं, राम की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, कैप गेन की इनकम है, उनके वाइफ की कैप गेन की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, इन दोनों की टोटल इनकम को बराबर बराबर जोड़ लीजिए और आधे आधे बांट देना है, दोनों में अलग अलग अपनी इनकम में शो करेंगे। ये नियम है सेक्शन 5A में सेग्रीगेशन का, अपॉर्शनमेंट का, सैलरी को छोड़कर। अब आप मुझे बताइए, अगर राम वर्किंग पार्टनर है ऐसे फर्म का जहां ऑडिट रिक्वायर्ड है, तो राम को जो फर्म से सैलरी मिलेगी वो आप सैलरी हेड में तो नहीं ले जाओगे। राम को उस फर्म से जो सैलरी मिलेगी वो आप पीजीबीपी में ले जाते हो, फर्म की सैलरी पीजीबीपी में जाती है, तो यानी ये बिजनेस इनकम हो गई। और बिजनेस इनकम है तो राम की पत्नी में ये बराबर बराबर बटेगा, और अगर बराबर बराबर बटना है
तो राम का ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, तो उनकी वाइफ का भी 31 अक्टूबर डालना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आपने कवर कर लिया। अदर पर्सन के लिए 31 जुलाई है। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, आपके प्रैक्टिस के लिए आते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मिस्टर राम, इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख की है, एग्जम्पशन 54 की 60 लाख की दी हुई है, तो देखा जाए तो इनकम तो जीरो हो गया। पीजीबीपी 2 लाख है, तो हम जीटीआई उठाएंगे तो 2 लाख दिखेगा, तो क्या इनको रिटर्न भरना अनिवार्य है? मैंने कहा था जीटीआई में 54 की एग्जम्पशन जोड़ दो तो कितना हो गया? 62 लाख हो गया। क्या ये एमईएल से ज्यादा है? यस, एमईएल मतलब मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सर आप एमईएल क्यों बोलते हो? मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, तो इनको रिटर्न भरना अनिवार्य है। आते हैं नंबर 2 पे। मिस्टर गोपी 80 साल के रेजिडेंट है, 80 साल का रेजिडेंट है, तो एमईएल कितना हो गया भाई साहब? 5 लाख। इनकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से 1,10 और डिविडेंड आ रहा है 4 लाख रुपए, डिविडेंड आ रहा है 4 लाख रुपए। अच्छा, एग्जम्पशन डिडक्शन है 70,000 रुपए, तो आप जीटीआई निकालना चाहिएगा तो कितना आएगा? 5,10,000। वैसे टोटल टैक्सेबल इनकम 440 है, बट हमें जीटीआई देखना है, और वो भी 54 की सीरीज को ऐड बैक करके। तो 54 का तो खैर इसमें कोई रोल नहीं है, 54 इसमें है नहीं। जीटीआई कितनी है? 5,10। क्या वो एमईएल से ज्यादा है? यस, तो इनको रिटर्न भरना अनिवार्य है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। मिस्टर राम, टर्नओवर 1.5 करोड़ है और ये प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं। आप जानते हो टर्नओवर अगर 2 करोड़ के ऊपर नहीं है तो आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आ सकते हो। चलो ये प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आ गए। प्रेजम्पटिव में आने का मतलब है इनको इनकम फिक्स दिखानी पड़ती है। इन्होंने फिक्स इनकम दिखा दी, जीटीआई 12 लाख, डिडक्शन 5 लाख, टीटीआई 7 लाख। रिटर्न भरना है कि नहीं? भाई रिटर्न तो भरना है, क्योंकि जीटीआई एमईएल से ज्यादा है। इनकी ड्यू डेट क्या ली जाएगी? अब क्या ये कंपनी है? नहीं। क्या इनका ऑडिट रिक्वायर्ड है? नहीं। तो इनका ड्यू डेट क्या हो जाएगा? लास्ट में फॉल कर जाएगा 31 जुलाई। तो ये ड्यू डेट क्या हो जाएगा सर इसका? 31 जुलाई। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है कि अगर ये प्रेजम्पटिव ऑप्ट ना करें, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई व्यक्ति अगर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आता है और वो प्रेजम्पटिव ऑप्ट नहीं करना चाहता तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। जैसे ही ऑडिट की बात आ गई तो ड्यू डेट कहां शिफ्ट हो जाएगा? 31 अक्टूबर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मिस्टर नसीरुद्दीन, इनके पास जीटीआई 2,80,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न भरना इनका अनिवार्य है, कंपलसरी है, 2.5 लाख के ऊपर चला गया। मैक, जिसकी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आ रही, मतलब लायबिलिटी तो आ रही है, ड्यूज कुछ नहीं आ रहा, टैक्स ड्यूज, लेकिन जीटीआई तो बहुत है, इसलिए इनको भी रिटर्न भरना इनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। ठीक चल रहा है हमारा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एक विदेशी कंपनी है जिसका इंडिया में ब्रांच है और उस ब्रांच की इनकम लॉस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस यूर कंपनी रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, तो रिटर्न तो आपको भरना पड़ेगा। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको 12 करोड़ की इनकम है, हालांकि ये इनकम एग्जम्प्ट हो गई, लेकिन बिना एग्जम्पशन के 12 करोड़ है और एग्जम्पशन चाहिए तो क्या करना है? रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं, जिसमें अरिहंत नाम का व्यक्ति, उनकी माइनर है एक बच्ची, अरिहंत की इनकम है 470 और माइनर पर्सनल स्किल से 12 लाख कमा रही है, तो गौर किया जाए तो ये 12 लाख अरिहंत में क्लब नहीं होगा, लॉजिकली है, अरिहंत में ये 12 लाख क्लब नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया इस परिवार से 2 लोगों की इनकम अलग अलग आ रही है, तो रिटर्न भरना है कि नहीं? रिटर्न तो भरना पड़ेगा, लेकिन एक माइनर रिटर्न कैसे भरेगा? इसका मतलब अरिहंत ही 2 रिटर्न फाइल करेगा, एक अपनी कैपेसिटी में और एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, 2 रिटर्न फाइल करेगा। सर यहां अगर क्लबिंग हो जाती तो उसके लिए अगला एग्जाम्पल है, जरा गौर कीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है मिस्टर गोपी, इनके 3 बच्चे हैं, इनके तीनों माइनर हैं। अच्छा, तीनों बच्चों के प्रत्येक बच्चे की एफडी से ब्याज आ रहा है 50,000 रुपए। अब आप जानते हो कि ये तो क्लबिंग में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहां पर हम क्लबिंग जब करेंगे तो गोपी तो 170 कमा रहा है और हर बच्चे की इनकम कितनी हो गई? 50,000। क्लबिंग करते समय हर बच्चे पर आप 1,500 रुपए की छूट दोगे तो 48,500 गुने में 3, एक बच्चे की 48,500 गुने में 3 बच्चा प्लस 170,
तो अगर हम देखें तो गोपी की इनकम 3,15,500 हो जानी है, और ऐसे केस में ये एमईएल से ऊपर चला गया तो रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, रिटर्न भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या 2 रिटर्न भरना है? नहीं, एक ही रिटर्न गोपी को भरना है, क्योंकि माइनर की इनकम तो गोपी में क्लब हो गई, तो एक ही रिटर्न भरना है। यहां पर आइए, ये व्यक्ति एनआर का एजेंट है, अपनी इनकम तो 70,000 है, इसलिए रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस एनआर का ये एजेंट है उस एनआर की इनकम 6 लाख है, तो इसका मतलब एनआर को रिटर्न भरना पड़ता है। लेकिन जब एजेंट आ गया कोई, तो एजेंट की ऑब्लिगेशन हो जाती है कि वो डिपार्टमेंट से डील करे, तो एजेंट यहां पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है जी। आप पढ़ना चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, मैं आगे बढ़ता चलूंगा। यहां पर देखिए, मनोहर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है, इनकी खुद की इनकम तो कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन विदेश में इनके पास एक प्रॉपर्टी है, और जैसा कि हमने देखा था 4th प्रोविजो में, यहां पर 4th प्रोविजो में, कि अगर इनके पास विदेश में कोई प्रॉपर्टी है तो रिटर्न भरना इनके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो ये भी फंस गए बेचारे, इनका भी रिटर्न भरना कंपलसरी हो गया। डन। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल रिटर्न फाइल करने के, हो सकता है एग्जाम में कुछ इस तरह का पूछ दिया जाए। रिटर्न अब हम पढ़ रहे हैं, ऑब्लिगेशन पूरा हो गया, अब नेक्स्ट हिस्से में आते हैं। रिटर्न हम पढ़ रहे हैं कैसे भरना होता है, मैनुअली या ऑनलाइन, ई फाइलिंग। तो दोनों ऑप्शन है, मैनुअल भी है और ई फाइलिंग भी है, बट आज आप जानते हो कि 99.99 ई फाइलिंग होता है। अब हमें एग्जाम में ये उम्मीद करनी है कि एग्जामिनर पूछ रहा है हमसे कि ऑनलाइन रिटर्न या ई फाइलिंग रिटर्न किसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उनके पास मैनुअल का ऑप्शन नहीं है। ये लिखा है सेक्शन 1, ये लिखा है सेक्शन 139D, जिसको हम रूल नंबर 12(3) के साथ पढ़ सकते हैं। नहीं याद रहे रूल, कोई बात नहीं। कंपनी के लिए मैंडेटरी है, फॉर्म एलएलपी, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है उनके लिए मैंडेटरी है, और इंडिविजुअल एचयूएफ की अगर टीटीआई 5 लाख से ज्यादा है तो उनके लिए मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी के साथ ये भी बता दूं कि कंपनी के लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है, अगर किसी का भी ऑडिट, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है तो डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। लेकिन इनके लिए इंडिविजुअल एचयूएफ टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एमईएल से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है टीटीआई, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना है, लेकिन साइन डिजिटल मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो वो डिजिटल साइन करना चाहे करें, खर्चा आता है डिजिटल साइन का, नहीं करना चाहे तो वो वेरीफाइड कर सकते हैं, चाहे वो आधार वेरिफिकेशन के थ्रू करें या प्रिंट आउट निकाल कर उसको पोस्ट करें साइन करके, ये उनके लिए ऑप्शन मिलता है। तो ऑनलाइन रिटर्न के साथ हमने डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट भी पढ़ ली। एक सेक्शन है 139(1)(a), डिटेल में हमने नहीं इसको डिस्कस किया है, जस्ट आपको ये बता दूं कि ये सेक्शन एक स्कीम प्रोवाइड करता है कुछ एम्प्लॉय के लिए, कुछ एम्प्लॉयर के लिए उनके एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के पास ही रिटर्न फाइल कर देंगे, और एम्प्लॉयर को कहा गया है कि आप बल्क में अपने सभी एम्प्लॉय के रिटर्न जो आपको मिलेगा वो आप डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं सॉफ्टवेयर के जरिए। तो ये 139(1)(a) में बल्क रिटर्न स्कीम है। स्कीम में एलिजिबल एम्प्लॉयर कौन है, जो एलिजिबल एम्प्लॉयर है उसके एम्प्लॉय के पास ऑप्शन आएगा। तो ये आप चाहें तो सर्च करके भी देख सकते हैं, स्टडी मैट में भी देख सकते हैं, कहीं भी देखा जा सकता है। अब आते हैं हम रिटर्न फाइल करने के बाद, देखिए हमें कुछ चीजें आगे डिस्कस करनी है, जैसे कि लेट फाइलिंग फीस, जैसे कि लेट फाइलिंग की पेनल्टी, जैसे कि बिलेटेड रिटर्न, इन सब के लिए मुझे कुछ आगे की चीज बतानी पड़ेगी, वो मैं थोड़ा बता रहा हूं आगे की चीज। तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के हैं तो फाइनल के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। एसएससी जब रिटर्न भरता है तो ये जो डिपार्टमेंट आपको यहां दिख रहा है, डिपार्टमेंट यानी एओ जो दिख रहा है, सबसे पहले रिटर्न का 143(1) करता है। ये एक प्रोसेस है, रिटर्न को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सभी रिटर्न को, मतलब 100%, और उस प्रोसेस में कुछ चीजों को लिमिटेड एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है अगर गलती हुई है तो।
अगर एसएससी द्वारा रिटर्न में गलती हुई है तो लिमिटेड पॉसिबिलिटी एडजस्टमेंट की होती है 143(1) में। अगर उस एडजस्टमेंट के बाद आपका टैक्स पेबल वगैरह निकलता है या रिफंड निकलता है तो आपको डिपार्टमेंट से ये इंटीमेशन जाएगा 143(1) का, और इंटीमेशन में आपको समय दिया जाएगा कि आप विद इन 30 डेज इसे एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, या आप अगर इसके खिलाफ जाना चाहते हो तो आप अपील में जा सकते हो या रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप कहीं नहीं जाते तो इस इंटीमेशन को एओ फाइनल कर देता है, तो वो फाइनल इंटीमेशन बन जाता है। ये एक इंटीमेशन का प्रोसेस है। जितने भी रिटर्न फाइल होते हैं वो सब यहां से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से 3 से 10% ये वेरी करता है ईयर टू ईयर, सीबीडीटी के नॉर्म्स, उनके स्कीम के अकॉर्डिंग। तो हम इसको नहीं बोल सकते कि 3 से 10 ही होगा, ये चेंज होता रहता है, वेरी करता है। डिपार्टमेंट इन आपके आईटीआर की स्क्रूटनी असेसमेंट करता है, इसे कहते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी का मतलब होता है डिटेल स्टडी। तो स्क्रूटनी करते हैं आप, यानी डिटेल असेसमेंट करते हैं, उसमें गहराई में जाते हैं, कौन से खर्चे डिसअलाउड होने चाहिए, कौन सी इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और इस असेसमेंट के लिए ये नोटिस भेजा जाता है एसएससी पर कि आपका स्क्रूटनी असेसमेंट होने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए 143(2) का नोटिस जाता है, 143(2) का। अब इसका क्या लेना देना है सर आईटीआर चैप्टर में? कभी आगे यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इग्नोर भी कर सकते हैं, असेसमेंट प्रोसीजर के चैप्टर का पार्ट होता है ये। इसके साथ हमें ये भी जोड़ के चलना पड़ेगा कि हमारे, देखो रिटर्न आप रिटर्न चैप्टर पढ़ रहे हो तो बड़ा ऑब्वियस है कि रिटर्न चैप्टर में आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिटर्न हम क्यों भरते हैं। भाई हो सकता है हमारा टैक्स बन रहा है तो टीडीएस कट गया होगा, एडवांस टैक्स हमने दे दिया होगा, चलो हमसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी ले लो, बट रिटर्न हमसे क्यों भरवा रहे हो? सोचने वाली बात है। तो रिटर्न कोई क्यों भरता है? डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरे हिसाब से ये मेरी इनकम है। तो डिपार्टमेंट को भी हक होना चाहिए कि वो उसको वेरीफाई करे कि वो इसकी इनकम है या नहीं, वो गलत तो नहीं बोल रहा है, जेन्युइन बात है। इसीलिए उसे हम असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट का अर्थ ये आप ले सकते हो सिंपल भाषा में कि डिपार्टमेंट द्वारा आपकी टैक्स लायबिलिटी को वर्कआउट करना। आपने वर्कआउट करके दे दिया, डिपार्टमेंट वर्कआउट करेगा तो उसे असेसमेंट कहते हैं। तो सभी लोगों का वर्कआउट नहीं होता, जैसा ऊपर आपने देखा कि 100% प्रोसेस होता है, लेकिन जो असेसमेंट है वो तो 3 से 10% होता है, सबका नहीं होता। असेसमेंट के टाइप क्या है? एक स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, एक होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और एक होता है इनकम स्केपिंग असेसमेंट, जिसको हमने शुरुआत में जिसकी चर्चा की थी। इस असेसमेंट से पहले आपको नोटिस भेजा जाता है। बड़ा ऑब्वियस है, अचानक छुपा के तो नहीं करेंगे, तो आपको नोटिस तो जाएगा कि असेसमेंट आपका किया जा रहा है, आपसे सुनने का मौका भी लेंगे वो। तो ये जो नोटिस है वो इस सेक्शन में दिया जाता है, ये यहां मैंने मेंशन किया है। नोटिस इतने समय के अंदर भेजा जाता है, इतने समय के अंदर भेजा जाता है। वो 6 महीने, 6 साल नहीं है, 3 साल है, सॉरी 3 साल और 10 साल, 2 ऑप्शन है। तो ये चीज आप आईटीआर के टॉपिक में इग्नोर कर सकते हो। अब हम आईटीआर प्रोसेस मुद्दे पर वापस आते हैं। ये बीच में मैंने जो डाला है इसकी आगे कहीं जरूरत मुझे पड़ेगी, इसलिए तो आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। ये हमारा आगे असली मुद्दा आ गया आईटीआर का, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि आईटीआर किसको भरना है, फिर हमने पढ़ा कि आईटीआर कब तक भरना है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर ड्यू डेट के अंदर रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा। अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरा या रिटर्न भरा ही नहीं तो आपको लेट फी देनी पड़ेगी। लेट फी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने लेट भरा ही नहीं तो भी देना पड़ेगा। और ये लेट फी कितना देना पड़ता है उस पर हम आते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? अगर कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आपको बेवकूफ बना सकते हैं। ऑब्लिगेशन किस किस की है आप पढ़ चुके हो। अब सपोज करो एग्जाम में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके देंगे जो ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति को रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं था, ऑप्शनल है, वो भर रहा है नहीं भर रहा उसकी मर्जी। ऐसे में अगर उसने लेट रिटर्न भरा तो ये लेट फी नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ? रिटर्न भरना जिसके लिए रिक्वायर्ड है, अगर वो रिटर्न ड्यू डेट के अंदर नहीं भरता है तो लेट फी है। और लेट फी कितना लगता है उसके लिए यहां पर चार्ट मैंने बना दिया है। ये भी अमेंडमेंट का पार्ट है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये अमेंडमेंट का पार्ट है। क्यों अमेंडमेंट है? आपने पढ़ रखा है रेगुलर क्लास में, ये प्रीवियस ईयर है,
आपको दिख रहा होगा, ये असेसमेंट ईयर है। अमेंडमेंट से पहले तक असेसमेंट ईयर के अंत तक आप रिटर्न भर सकते थे, लेकिन अब ये बात नहीं रही। अब आप रिटर्न 31 दिसंबर असेसमेंट ईयर के बाद नहीं भर सकते। तो लेट से लेट आप इस एरिया में रिटर्न भर सकते हो, ये एरिया है ड्यू डेट के बाद, और 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न। तो ये जो बिलेटेड रिटर्न आप भर रहे हो या रिटर्न भर ही नहीं रहे, उस समय तक भर ही नहीं पाए, तो लेट फी कितनी है? अगर आपकी टीटीआई 5 लाख तक है, अगर आपकी टीटीआई 5 लाख तक है, यानी 5 लाख है या उससे कम है, तो 1,000 रुपए, और 5 लाख से क्रॉस कर रहा है तो 5,000 का लेट फी देना पड़ेगा। रिवाइज करा रहा हूं, पढ़ा हुआ तो है ही आपने। ये एक नई चीज आपके सामने आ गई इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए, फाइनल के स्टूडेंट समझते हैं इसे, और ये सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए अगेन ये वाला हिस्सा नहीं है, बाकी सबके लिए है। छोटा सा हिस्सा है, 2 मिनट लगा रहा हूं मैं। ये जो लोग थे ना, जिसको हमने पढ़ा था 139 लिखा ही हुआ है, 139 4A में और 4C में, ये जो लोग हैं, अगर इन्होंने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरा, अगर इन्होंने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरा, तो ड्यू डेट के अगले दिन से 100 रुपए पर डे का मीटर चालू हो जाता है। और सर वो जो लेट फी है वो तो लगेगा ही। तो सर तो फिर तो जबरदस्त पिटाई हो गई साहब की। बिल्कुल। अब मैं एक काम करता हूं, पहले मैं बीच में ये लिख रहा हूं कि एक व्यक्ति है जिसको रिटर्न भरना जरूरी है, ठीक, उसे हम 2 श्रेणी में बांटते हैं। वो व्यक्ति यहां फॉल कर रहा है, यहां कौन है? रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट और वीआईपी इंस्टीट्यूशंस। और वो व्यक्ति अदर पर्सन है। जो अदर पर्सन है, अगर उसने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न नहीं भरा तो उसको लेट फी देना है बस। लेकिन अगर ये ड्यू डेट के अंदर रिटर्न नहीं भरते तो उनको लेट फी तो देना ही है, साथ में पेनल्टी भी देना है। देखिए, लेट फी और पेनल्टी में बाइफर्केशन करके यहां हम चलेंगे। लेट फी जो होता है वो आपको 140A के साथ देना पड़ता है रिटर्न फाइलिंग से पहले। जैसे टैक्स जमा कराएंगे तो लेट फी भी जमा कराना पड़ेगा। रिटर्न तभी भर सकते हैं, रिटर्न तभी भर सकते हैं, आपको लेट फी जमा कराना पड़ेगा। लेकिन जो पेनल्टी होता है उसे आप रिटर्न के साथ जमा नहीं कराते। पेनल्टी लगाई जाएगी तब आपको देनी है। यहां पर यह लिखा है कि पेनल्टी 100 रुपए पर डे की लगेगी, ये बात तय है, लेकिन आपको जमा नहीं कराना। पेनल्टी के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर आपको पहले एक सुनवाई का अवसर देगा। आपने सुना होगा शो कॉज नोटिस। उस सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद आपके रिप्लाई से अगर वो संतुष्ट नहीं है कि आपने लेट क्यों किया, तो वो पेनल्टी लेवी करेगा। साथ में आपको नोटिस ऑफ डिमांड भी जाएगा कि ये पेनल्टी आप 30 दिनों के अंदर जमा कर दें। तब आपको 30 दिन के अंदर ये जमा करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक प्रश्न है लेट फी का, तो वहां मैंने एरो बनाकर अलग बता दिया है कि लेट फी आपको आईटीआर के साथ ही देना है। अगर नहीं दिया है तो यू आर कॉल्ड एसएससी इन डिफॉल्ट, और इसके बड़े भयंकर परिणाम है। इसलिए ऐसा ना करें, लेट फी रिटर्न फाइलिंग के साथ ही जमा कराएं। अदरवाइज क्या बन जाएंगे? एसएससी इन डिफॉल्ट, और 1% पर मंथ का ब्याज भी चालू हो जाएगा, और इसके अलावा अदर कंसिक्वेंसेस भी बहुत सारे हैं। डन। तो ये हिस्सा भी हमने कवर कर लिया। अब हम सबके लिए पढ़ने जा रहे हैं फिर से लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न तो आपने पढ़ ही रखा है, जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। किसी भी प्रकार के बिजनेस, किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन और OMRH से अगर करंट ईयर लॉस आ रहा है, कौन से ईयर का लॉस? करंट ईयर का लॉस। किसी भी प्रकार के बिजनेस, सर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, चलेगा ना? किसी भी प्रकार के बिजनेस, किसी भी प्रकार का कैप गेन, किसी भी प्रकार के OMRH से अगर लॉस आ रहा है करंट ईयर में, आप उसे सेट ऑफ करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर सेट ऑफ नहीं कर पाए, उसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, यू मस्ट फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के अंदर रिटर्न नहीं भरा तो ये करंट ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नहीं है लिखा हुआ। इसका मतलब करंट ईयर में अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड इवन फाइल रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, यू मे कैरी फॉरवर्ड। यहां पर पास्ट लॉस नहीं है, यानी कि कुछ लॉस 2-4 साल पहले के हैं बिजनेस के, कैप गेन के, OMRH के, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और चले आ रहे हैं, और जिस साल के वो लॉस है उस साल आपने रिटर्न विद इन ड्यू डेट भरा है।
तो वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, उसके लिए रिटर्न विद इन ड्यू डेट की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट ईयर के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, वो भी 3 हेड के, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओएमआरएच, तो आपको रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं इनके पास बिजनेस लॉस है, तो ये बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने सेट ऑफ कर लिया, दैट इज ओके। लेकिन सेट ऑफ के बाद भी आप देख रहे हैं कि 2 लाख रुपए इनसफिशियंट है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। इस कैरी फॉरवर्ड करने को विद इन ड्यू डेट रिटर्न भरेंगे तभी कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए अगले साल अगर बिजनेस में 7 लाख का प्रॉफिट है, तो ये 2 लाख कैरी फॉरवर्ड हो गया। एडजस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब रिटर्न आपने इस प्रीवियस ईयर का विद इन ड्यू डेट भरा। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, रिटर्न फाइल हुआ है 31 अक्टूबर को, ठीक है जी, जेन्युइन है, रिटर्न 31 अक्टूबर को फाइल हुआ है ड्यू डेट के अंदर। पीजीबीपी प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट और सैलरी से तो इनकम ही है, 14 लाख आ रहा है, टैक्स बन रहा है 2,10,600 और ये टैक्स जमा करा दिया गया। क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है। चलिए, टैक्स जमा करा दिया गया और यहां पर देखिए तो रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल हुआ है, आप इसके साथ मैच कर लीजिए, ये क्वेश्चन का पार्ट है। फिर बंदे ने कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद रिटर्न को रिवाइज कर दिया, और रिवाइज रिटर्न में उन्होंने बताया कि भाई साहब वो जो 4 लाख का बिजनेस प्रॉफिट बताया था हमने, वो बाई मिस्टेक था, वो लॉस है। तो वो भाई साहब 4 लाख का लॉस यहां एडजस्ट करना चाहते हैं, बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी से तो हो नहीं सकता, तो बच गया 1 लाख का लॉस। अब ये 1 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। रिवाइज रिटर्न भले ही ड्यू डेट के बाद फाइल किया हो, बट हमें देखना पड़ेगा ओरिजिनली उसने रिटर्न तो विद इन ड्यू डेट फाइल किया। रिवाइज इज जस्ट रिवीजन, जो आपने ऑलरेडी फाइल किया है उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ओरिजिनल रिटर्न विद इन ड्यू डेट होने की वजह से यू मे कैरी फॉरवर्ड योर 1 लाख रुपीज लॉस। ठीक है, साथ ही साथ यहां मैंने एक डिफरेंशिएशन भी दिखाया है कि पहले जो बंदे ने टैक्स दिया, अब तो टैक्स कम आ रहा है, तो उस बंदे को इसका रिफंड भी मिलेगा, रिफंड भी जेन्युइन है। तो आंसर में यहां पर मेंशन किया हुआ है कि रिवाइज रिटर्न जो है वो ओरिजिनल के सब्स्टिट्यूट हो जाता है ओरिजिनल रिटर्न की डेट से, इसलिए माना जाएगा कि आपने रिवाइज्ड भी विद इन ड्यू डेट किया, ओरिजिनल के इक्वल हो जाता है। इसलिए एसएससी ने लॉस सेट ऑफ किया, वो तो करना ही था, उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहे कर सकता है, और रिफंड भी उसका जेन्युइन है। लेकिन इसी एग्जाम्पल में अगर उसने ओरिजिनल रिटर्न ही ड्यू डेट के बाद भरा होता और फिर रिवाइज किया होता, तो जो सेट ऑफ उसने किया वो तो जेन्युइन है, क्योंकि सेट ऑफ मना नहीं हो रहा, कैरी फॉरवर्ड बस नहीं हो पाएगा, और रिफंड बनता है, रिफंड के साथ ब्याज भी मिल जाएगा उसे। और अगर उसने लेट फी दिया है, लेट फी, ये लेट फी कहां से आ गया सर? भाई उसने रिटर्न अगर ड्यू डेट के बाद फाइल किया है और अपनी इनकम को उसने कितना दिखाया होगा, आप ही सोचिए। आप समझो कि ये क्वेश्चन है और रिटर्न ड्यू डेट के बाद है, ये क्वेश्चन है रिटर्न ड्यू डेट के बाद है, तो अपनी लेट फी उसने कितनी दी होगी? 5 लाख, तो 5,000, और 5,000 दी होगी, तो लेट फी तो 5,000 ही रहेगा ना फिर। ओ, तो लेट फी का रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि लेट फी तो 5,000 ही होगा। अगर उसने रिवाइज भी किया तो उसकी इनकम क्या बनेगी? सैलरी वाली 7 लाख तो आएगी ना, तो लेट फी तो 5,000 ही बनना है। ठीक है, यहां पर मैंने एक चार्ट से और क्लैरिफाई कर दिया कि मान लो कि एक बंदे ने रिटर्न लेट भरा है, भाई अज्यूम कर लेते हैं कि रिटर्न लेट भरा है, रिटर्न लेट भरा है, तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी का करंट ईयर लॉस सेट ऑफ कर सकता है? अरे सेट ऑफ के लिए तो किसी ने रोका ही नहीं, कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। रुका हुआ क्या था? एक ये रुका हुआ था, और एक ये रुका हुआ था, और एक ये रुका हुआ था, और एक बस ये इस क्वेश्चन में ये 3 चीज रुके हुए। चाहे बिजनेस कोई भी हो, अगर करंट ईयर का लॉस है तो वो रुका हुआ था, लेकिन रुका क्या है? कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ तो नहीं रुका। उसी तरह पुराने लॉस बिजनेस के ही सही, लेकिन अगर उस ईयर में रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल हुआ है, या पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, उस ईयर में रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल हुआ है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, इवन इस साल आपने रिटर्न लेट भरा है। अनएब्सॉर्ब्ड एप्शन कवर्ड नहीं है सेक्शन 139(3) में, तो अनएब्सॉर्ब्ड एप्शन मे बी सेट ऑफ, मे बी कैरी फॉरवर्ड, इवन फाइल योर रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। नेक्स्ट अमेंडमेंट है साहब, ये अमेंडमेंट है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस पर, एग्जाम में आने के बहुत 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 चांसेस है।
आईटीआर से क्वेश्चन आने के चांसेस तो बनते ही बनते हैं। तो अमेंडमेंट है, क्या है अमेंडमेंट? देखिए, बिलेटेड रिटर्न लास्ट ईयर तक आप असेसमेंट ईयर के अंत तक फाइल कर सकते थे। अब सरकार ने कह दिया आपको बिलेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक ही फाइल करना है। और कहीं मान लीजिए कि इससे पहले आपका असेसमेंट हो गया बिना रिटर्न के असेसमेंट, एक असेसमेंट है 144 का, इसीलिए मैंने असेसमेंट थोड़ा सा ब्रीफिंग किया था। तो एक असेसमेंट है जो बिना रिटर्न के भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। वैसे मैं नहीं ये कह रहा कि 144 बिना रिटर्न के होता है, रिटर्न भरने के बाद भी हो सकता है, बट बिना रिटर्न की पॉसिबिलिटी जो है वो 144 में है। मान लीजिए किसी बंदे का 144 पहले ही हो गया, तो वो असेसमेंट के ए फॉर असेसमेंट के बाद तो रिटर्न भर ही नहीं सकता। तो यहां पर आप पढ़ेंगे कि अगर ड्यू डेट के अंदर किसी ने रिटर्न नहीं भरा तो वो ड्यू डेट के बाद रिटर्न भर सकता है, दैट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। और बिलेटेड रिटर्न कब तक भरा जा सकता है? असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर, और अगर उसका असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो विच एवर इज अर्लियर। यहां पर फोटो से, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा सा तो चलेगा ना। रिवाइज रिटर्न में अगेन अमेंडमेंट है। रिवाइज रिटर्न भी आप असेसमेंट ईयर के एंड तक भर सकते थे, बट अब कहानी बदल गई है। रिवाइज रिटर्न भी आप असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक ही भर सकते हो। रिवाइज रिटर्न कौन से रिटर्न को करते हैं आप? ओरिजिनल रिटर्न को भी कर सकते हैं, मान लीजिए बिलेटेड रिटर्न है, रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ, उसको भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रिटर्न को रिवाइज किया और रिवाइज को भी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो रिवाइज रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो? असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक, और अगर उससे पहले कहीं असेसमेंट हो गया तो उसके बाद तो रिटर्न फाइल नहीं पॉसिबल है। असेसमेंट के बाद तो रिटर्न फाइल पॉसिबल है ही नहीं। तो ये रहा हमारे रिवाइज रिटर्न। यहां पर एक अगला एग्जांपल हम जरा उठा लेते हैं, ओरिजिनल रिटर्न। अगला एग्जांपल उठा रहे हैं। ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया है 30 अगस्त को, ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो साहब आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरा है। हाँ, क्या ये बिलेटेड रिटर्न है? यस। इनकम दिखाई है आपने 4 लाख रुपए, 4 लाख की इनकम दिखाई है, लेट रिटर्न भरा है तो लेट फी दिया होगा, हाँ 1,000 रुपए। क्यों 1,000? क्योंकि 5 लाख से ज्यादा नहीं है। आप जरा कनेक्ट करो चीजों को, तभी तो मजा आएगा रिवीजन में, तभी मजा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो गया तो एक टेक्निक बताता हूं। आपको लग रहा है कि यार दिमाग में कनेक्ट नहीं हो रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, तो एक टेक्निक बताता हूं। यहां पर वीडियो पॉज कर दो और वापस जाकर शुरू से यहां तक फिर से आओ और फिर आगे बढ़ो, तो एक तरह से याद भी हो जाएगा। हमारा उद्देश्य याद करना है ना, देखना थोड़ी है। तो याद भी हो जाएगा और फिर ये कनेक्ट भी होने लगेगा। मजा तभी आएगा ना जब कनेक्ट आपका भी हो रहा हो, मैं सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं, आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो माइंड में। तो लेट रिटर्न की लेट फीस कितना हो गया साहब? 1,000। अब क्या किया उस बंदे ने? रिटर्न को रिवाइज कर दिया। 31 दिसंबर तक कर सकता था, नवंबर में कर दिया 30 नवंबर। और इनकम उसने कहा भाई गलती हो गई, 10 लाख तो मैंने दिखाया नहीं, 14 लाख इनकम है, और 14 लाख के अकॉर्डिंग उसने टैक्स भी जमा करा दिया। लेकिन यहां पर एक मिस्टेक और है। क्या भाई? जब आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा था तो 4 लाख दिखा के लेट फी 1,000 दी थी। जब अब आप कह रहे हो 14 लाख इनकम है तो लेट फी 1 थोड़ी होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 1 चूंकि आप दे चुके हो तो 4,000 का और जमा कराना पड़ेगा लेट फी। कोई भी चीज अगर आपको पढ़ना पड़े, वैसे तो ये सारी चीजें वही हैं जो हमने क्लास में नोटिंग भी करी है एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ गए हम और आप नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, या आपने क्लासेस नहीं ली है, तो पॉज करके उसे पढ़ लीजिए। रिवीजन है, प्रैक्टिस होना जरूरी है, बस नोटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमेशा, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि इस अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट, ये किसी भी अटेम्प्ट में कभी भी पूछा जा सकता है। बड़ा खतरनाक सेक्शन है, इसलिए जरूर याद रखना चाहिए। सेक्शन 80 AC कुछ गजब गजब की बातें करता है ये। आपको मैंने डिडक्शन पढ़ाया था चैप्टर 6 से बोल के, और 6 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट CA, ऐसे 4 टुकड़ों में पढ़ाया था, लिखवाया था, नोट्स बनवाए थे। इसका क्या लॉजिक था? ये लॉजिक है कि यहां काम आएगा ये।
चैप्टर 6 का पार्ट ए तो डिडक्शन नहीं है, वो तो कॉमन डिस्कशन है जिसके अंदर ये आता है सेक्शन। पार्ट बी में डिडक्शन है एक्सपेंडिचर बेस्ड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड। पार्ट सी में डिडक्शन है इनकम बेस्ड। सेक्शन 10AA में डिडक्शन है इनकम बेस्ड। और पार्ट सीए में डिडक्शंस है अदर, जैसे 80U आ जाता है उसमें, TTA TTB आ जाता है उसमें, ये डिडक्शन है। अब यहां क्या नियम है वो सुनिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई भी डिडक्शन रिटर्न फाइल करके ही आप क्लेम कर सकते हो। तो पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए मैंने ये घेराबंदी कैसे कर रखा है, ये जो मैंने घेर रखा है ना ये हिस्सा, कोई भी डिडक्शन पहले तो ये समझ लीजिए कि आप रिटर्न में ही क्लेम कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है तो डिडक्शन क्लेम नहीं मिलेगा। अगर रिटर्न भरा लेकिन डिडक्शन क्लेम करना भूल गए तो वो डिडक्शन फिर आपको नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन तो रिटर्न में आपको क्लेम करना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट ए हो, पार्ट बी हो, पार्ट सी ए हो। पार्ट ए तो डिडक्शन नहीं होता, सॉरी, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट सी ए हो या 10AA है। तो पहली बात, रिटर्न में ही क्लेम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस हिस्से का डिडक्शन अगर चाहिए तो रिटर्न में क्लेम तो करना ही है, रिटर्न विद इन ड्यू डेट होना चाहिए। रिटर्न में तो क्लेम करना ही है, रिटर्न विद इन ड्यू डेट होना चाहिए। अगर रिटर्न विद इन ड्यू डेट नहीं है तो पार्ट सी और 10AA नहीं मिलेगा। सर अगर रिटर्न बिलेटेड है और डिडक्शन पार्ट बी का है या पार्ट सी का है तो मिल जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, पार्ट सी और 10AA का डिडक्शन, पार्ट सी और 10AA का डिडक्शन, रिटर्न विद इन ड्यू डेट है और आप क्लेम करना भूल गए तो डिडक्शन, क्लेम करना भूल गए तो नहीं मिलेगा। आप रिवाइज में क्लेम कर लो, मिल जाएगा, लेकिन आपने नहीं क्लेम किया तो नहीं मिलेगा। ITR ड्यू डेट के अंदर है और आपने ये क्लेम भी किया है तो मिल जाएगा। ITR ड्यू डेट के बाद है, आपने इसे क्लेम किया, चूंकि ये ड्यू डेट के बाद है तो नहीं मिलेगा। इस डिडक्शन को पाना है तो ITR में क्लेम भी करना पड़ेगा, ITR विद इन ड्यू डेट भी करना पड़ेगा। ITR आफ्टर ड्यू डेट क्लेम ही नहीं किया बट रिवाइज में क्लेम किया, चूंकि ड्यू डेट के बाद ITR है इसलिए डिडक्शन ये वाला नहीं मिलेगा। ITR विद इन ड्यू डेट है, क्लेम नहीं किया बट रिवाइज में क्लेम किया। अब देखिए यहां पर ITR विद इन ड्यू डेट है, क्लेम नहीं किया बट रिवाइज में क्लेम कर लिया तो मिल जाएगा। अगर हम इसकी जगह पर पार्ट बी और पार्ट सी लेते हैं और पॉइंट को सेम कनेक्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1, इसकी जगह पर अगर हम पार्ट बी और पार्ट सी लेते हैं और सबको एज इट इज पढ़ते हैं कि ITR विद इन ड्यू डेट फाइल किया, क्लेम नहीं किया, नहीं मिलेगा। ITR विद इन ड्यू डेट फाइल किया, क्लेम किया, मिल जाएगा। ITR ड्यू डेट के बाद है क्लेम किया, मिल जाएगा। ITR ड्यू डेट के बाद है क्लेम नहीं किया बट रिवाइज में किया, मिल जाएगा। ITR ड्यू डेट के अंदर है, क्लेम नहीं किया बट रिवाइज में किया, मिल जाएगा। तो यहां गौर कीजिए, तो सिर्फ एक जगह नहीं मिल रहा है, बाकी सब जगह मिल जाएगा। ये डिडक्शन रिटर्न चाहे लेट भी भरो, रिटर्न में क्लेम करना पड़ेगा तो मिल जाएगा। ये वाला डिडक्शन रिटर्न में क्लेम करना भी पड़ेगा और ड्यू डेट के अंदर भी रिटर्न चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर पे आते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर पर आते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर किसके लिए अनिवार्य है? 5 लोगों के लिए, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस में टर्नओवर 5 लाख के ऊपर है, बहुत छोटी बात है, 5 लाख के ऊपर टर्नओवर तो हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो बिजनेस करे ना करे, TTI या MEL से ज्यादा है, यहां तक तो बात समझ आ गई। ये 3 आदमी तो हमें क्लियर हो गया, ये 3 आदमी तो हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये 3 तो हमें क्लियर हो गया, इनको रिटर्न भरना है। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडिविजुअल को छोड़कर कोई व्यक्ति जो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है और उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, FT मतलब हुआ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख से ऊपर है, लेन देन, यार लेन देन, तो इनका पैन अनिवार्य हो गया। और अगर चौथे नंबर में कोई लाई कर रहा है, कंपनी, चौथे पॉइंट में कंपनी फंस रहा है तो कंपनी के डायरेक्टर का पैन भी अनिवार्य है। फर्म फंस रहा है चौथे नंबर में तो पार्टनर अनिवार्य हो गया। चौथे नंबर में कोई ट्रस्ट फंस रहा है तो ट्रस्टी अनिवार्य हो गया।
ठीक है। कब तक आप पेन अप्लाई करोगे? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, 1, 2 और 4, 5 को 1, 2 और 4, 5 को रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के एंड तक, और नंबर 3 को असेसमेंट ईयर के 31 मई तक। ये क्या है? अप्लाई करने की बात। यहां यह भी लिखा हुआ है सेक्शन में कि अगर आप 1 से 5 के अंदर नहीं फॉल करते, बट एओ को लगता है अरे इनको तो पेन चाहिए, इनको तो पेन देना पड़ेगा भाई, हमारे हिसाब से तो देना पड़ेगा, एओ को लगता है, तो एओ अपने अपने ओन मोशन यानी अपनी इच्छा से किसी को भी पेन अलॉट करने का अधिकार रखता है। पेन आपको कोट करना पड़ेगा कहां कहां? पेन आपको कहां कहां कोट करना है? ये कहां लिखा हुआ है? ये इस सेक्शन में लिखा हुआ है, 139A सबसेक्शन 5। सभी रिटर्न में, बिलेटेड रिवाइज जो भी रिटर्न है, डिपार्टमेंट से कोई कोरस्पॉन्डेंस आप करते हैं, कोई रिप्लाई करते हैं, नोटिस का रिप्लाई करते हैं या कोई अपील, कुछ भी कोरस्पॉन्डेंस करते हैं, तो वहां जो भी चालान आप टैक्स जमा करते हो, तो जो चालान है वहां आपको पेन डालना पड़ेगा। और रूल नंबर 114B के अकॉर्डिंग बड़े सारे प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपने स्टडी मैट में आपने देखा होगा, आपके बुक में भी है प्रेस्क्राइब ट्रांजैक्शंस बहुत सारे, वहां भी आपको पेन कोड करना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब ट्रांजैक्शन सेक्शन 139A सबसेक्शन 6A में भी मेंशन है, तो इन दोनों जगह आपको पेन आपको कोड करना पड़ेगा। ठीक है। इफ ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पेन, मान लीजिए आपको पेन फंस गया, यहां पर ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं, 50,000 से ज्यादा आपने कैश जमा कराया बैंक में, पेन मांग रहा है, अकाउंट खुलवाया अपने बैंक में, पेन मांग रहा है, बट पेन आपके लिए अनिवार्य नहीं है, तो ऑप्शनल है, आप पेन ले लो। लेकिन आप अगर जिद पे हो कि हम पेन नहीं लेना चाहते, तो आप वहां पर फॉर्म 16 भर सकते हो, फॉर्म 60 भर सकते हो, 16 नहीं 60 भर सकते हो, 60 नंबर फॉर्म भर सकते हो पेन की जगह पर, अगर पेन आपका रिक्वायर्ड नहीं था और कोड करना जरूरी है। ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये व्यक्ति जो ऊपर बताए गए हैं, और एनी पर्सन हु हैज नॉट बीइंग अलॉटेड पेन बट आधार, उनके पास आधार है, या हु हैज बीन अलॉटेड पेन और आधार से जिनका लिंक है, जिनके पास पेन नहीं है, जिनके पास पेन है और जिनका पेन आधार से लिंक है, वो आज की डेट में जहां पेन चाहिए उसकी जगह पर आधार भी दे सकते हैं, जहां पेन चाहिए उसकी जगह पर आधार भी दे सकते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जहां पेन की जगह पर आधार देता है और उस पर पेन नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने पेन के लिए अप्लाई कर दिया है और उनको फटाफट डिपार्टमेंट पेन अलॉट कर देगा। अगर आपने पेन गलत कोड किया या नहीं कोड किया जहां पर पेन कोड करना चाहिए, तो आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी भी 272B में देनी पड़ती है। खैर सेक्शन छोड़िए, 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी, वो देनी पड़ती है, ये ध्यान रखना है। आधार का कोटेशन या आधार को लिंक कराना है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें आज की डेट में तो ये डेट निकल गया, आधार को लिंक कराने का डेट निकल गया। तो आज अगर आधार आपका लिंक नहीं है, अगर आपका आधार पेन से कनेक्ट, मतलब पेन आधार कनेक्टेड नहीं है, पेन को कनेक्ट नहीं किया आपने, तो जो पेन नंबर आपने दिया है, पेन नंबर आपने ऑब्टेन किया है, वो माना जाता है इनइफेक्टिव। तो कोटेशन ऑफ आधार, अगर आज आप नए व्यक्ति हैं, नए व्यक्ति मतलब अभी तक आपने डिपार्टमेंट का सामना नहीं किया, पहली बार आप पेन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपने आधार को पेन में कोड करना पड़ेगा, रिटर्न में कोड करना पड़ेगा। ठीक है। इफ पर्सन हैज पेन एज ऑन 1/7/2017, उस डेट पर पेन आपके पास है और आप आधार के लिए एलिजिबल हो, तो आपको अपने आधार को इंटीमेट करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, ताकि वो पेन से कनेक्ट कर दे। और ये डेट निकल गई कनेक्ट करने की, तो अगर आप फेल हो चुके हैं तो आपका पेन इनऑपरेटिव माना जाएगा, और बाद में अगर आप इंटीमेट करते हैं, तो जब आप इंटीमेट कर देंगे उस डेट से वो पेन ऑपरेटिव बन जाएगा। ठीक है। यहां पर आधार की एग्जम्पशंस, रिटर्न में आधार कौन नहीं डालेंगे, उनके एग्जम्पशंस, या पेन में आधार कौन नहीं डालेंगे, उनके एग्जम्पशंस के लिए किन किन व्यक्ति को माफ किया गया, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर, आसाम, नॉन रेजिडेंट, 80 साल के व्यक्ति,
नॉन सिटीजन, इन सबको आधार से मुक्त किया गया है, नॉर्मली भी मुक्त है और यहां भी उनको करने की जरूरत नहीं है। नीचे मेंशन है कि अगर आपने आधार इंटीमेट नहीं किया है 31 मार्च 2021 तक, तो आधार ना इंटीमेशन के लिए आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा लेट फी, 1000 रुपए देना पड़ेगा लेट फी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं टीआरपी। टीआरपी में आपको, आप जानते ही हो टीआरपी का मतलब होता है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। ये क्या करता है, रिटर्न फाइल करने में एसएससी की मदद करता है। तो आपको यहां दो ही बातें याद रखनी है, वैसे तीन बात याद रखनी है, दो नहीं तीन। पहली बात, टीआरपी कौन नहीं बन सकता, तो बंधु ये नहीं बन सकते, लीगल प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शेड्यूल बैंक के एम्प्लॉय, उस शेड्यूल बैंक के कस्टमर का टीआरपी नहीं बन सकता, और जो व्यक्ति टीआरपी के थ्रू रिटर्न भरता है उसका एम्प्लॉय, उसका टीआरपी नहीं बन सकता। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कौन रिटर्न टीआरपी के थ्रू नहीं भर सकता, कौन भर सकता है वो नहीं, कौन नहीं भर सकता, कंपनी नहीं भर सकता टीआरपी के थ्रू। जिसका किसी भी प्रकार का ऑडिट रिक्वायर्ड है वो टीआरपी के थ्रू रिटर्न नहीं भर सकता, और नॉन रेजिडेंट टीआरपी के थ्रू रिटर्न नहीं भर सकता। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आखिरी तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी के थ्रू भरा है, ये एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी के थ्रू भरा है तो रिवाइज्ड आप खुद भी भर सकते हो, टीआरपी के थ्रू भी भर सकते हो। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल खुद भरा है तो रिवाइज्ड टीआरपी से नहीं करा सकते। वेरीफाइड रिटर्न मतलब साइन करना, अब इसका नाम दिया गया वेरीफाई करना, क्योंकि वेरीफाई भी हो सकता है, आप आधार से वेरीफाई करा सकते हो। तो मतलब आपने ही रिटर्न भरा है, जस्ट इसका सबूत चाहिए, तो ओटीपी के थ्रू आधार नंबर आप डालोगे, आधार जिस मोबाइल से लिंक है उस वहां पे ओटीपी आएगा, आप डाल के दोगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो कौन रिटर्न वेरीफाई करता है, इंडिविजुअल के केस में वो खुद कर सकता है, लेकिन सर वो इंडिया से बाहर है तो ऑथराइज करता है, किसी को ऑथराइज कर सकता है ऑनलाइन, तो आज बाहर से भी कर सकता है वो। अगर वो मेंटली इनकैपेबल है तो लीगल गार्डियन कर सकता है। एचयूएफ कर्ता कर सकता है, कर्ता का मैनेजर, मैनेजर और कर्ता इंडिया में नहीं है तो कोई भी एडल्ट मेंबर कर सकता है। कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर कर सकता है। अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर अनेबल है तो कोई भी डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जिसको सीबीडीटी ऑथराइज प्रेस्क्राइब करेगी वो कर सकता है। सर कंपनी तो लिक्विडेशन में चला गया तो लिक्विडेटर करेगा, कंपनी तो सरकारी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, कंपनी तो नॉन रेजिडेंट है तो ऑथराइज्ड पर्सन उसको वेरीफाई करेगा, साइन करेगा, मतलब डिजिटल सिग्नेचर वहां हो जाएगा। फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, एडल्ट मेंबर कोई भी पार्टनर जो डायरेक्टर अगर नहीं है उपस्थित तो एनी एडल्ट पर्सन। लोकल अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफिसर, एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है अवेलेबल है तो कोई भी पार्टनर, और कोई भी व्यक्ति जिसको सीबीडीटी प्रेस्क्राइब करेगा। यहां पर मैंने दो जगह जो सीबीडीटी प्रेस्क्राइब्ड करेगा शब्द लिखा है, यह अमेंडमेंट है इस साल का, असेसमेंट ईयर 22-23 से ये अमेंडमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ दे, छोटा सा पार्ट है, ना भी पूछे लेकिन पूछ सकता है। और पॉलिटिकल पार्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिटर्न को वेरीफाई करता है। चलिए अब हम आते हैं आईटीआर के अंतिम सेक्शन में। अच्छा रिवीजन किया आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा तो ऑलमोस्ट चीजें याद हो गई होंगी। एक बार और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा ही याद हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये वही है जो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था रिटर्न भरने से पहले। तो बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एसएटी बोल रहा हूं मैं, एसएटी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे होना चाहिए। रिटर्न कैसा भी होगा, अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है तो पे करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब मैं बता चुका हूं, जो टैक्स ड्यू होता है वो प्लस ब्याज प्लस लेट फी। टैक्स ड्यू कैसे निकालते हैं, लायबिलिटी में से रिलीफ घटा देते हैं एनी काइंड ऑफ। सर ये कुछ सेक्शंस हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा क्योंकि इंटरमीडिएट में नहीं फाइनल में। मैट, एएमटी क्रेडिट, टीसीएस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये सब चीजें माइनस हो जाती हैं, ये बन जाता है हमारा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। यहां तक, यानी अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी की श्रेणी में आता है। जो एक्चुअल आप निकालते हो उसमें रिलीफ घटा दो, मैट, क्रेडिट, एएमटी घटा दो, तो ये बन जाता है हमारा टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल। अब इसमें से हमने सरकार को ऑलरेडी पे कर रखा है या सरकार किसी तरीके से कट के पहुंच गया है तो वो माइनस हो जाना चाहिए।
ठीक, वो माइनस हो जाएगा। और ये जो टैक्स है 191 सबसेक्शन 2 का, ये भी क्या है, ये टीडीएस ही है, ये भी टीडीएस ही है, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वाला टीडीएस है, आपने टीडीएस चैप्टर में देखा होगा, वो भी घटा दीजिए। यानी कुल मिला के हम क्या घटा रहे हैं, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स, तो बन जाता है टैक्स ड्यू। टैक्स ड्यू प्लस ब्याज 234 एबीसी का प्लस लेट फी इज इक्वल टू अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको बहुत जरूरी है जो ध्यान दीजिएगा आप। मान लीजिए, वो एग्जांपल से समझेंगे, मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 90,000, टैक्स लायबिलिटी है 90,000, 20,000 का टीडीएस माइनस हो गया, 10,000 का एडवांस टैक्स माइनस हो गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60,000 रुपए आपका टैक्स ड्यू बनता है। ब्याज 16,000, 5,000 का लेट फी है। ठीक है, तो कितना पैसा आपको देना चाहिए था, लगभग 81,000 देना चाहिए था आपको, यही आएगा ना। अब 81,000 रुपए आपको पे करना था 140 कैपिटल ए में, आपने पे किया 50,000, गलती हो गई। गलती हो गई तो मैंने आपको कहा था कि आप एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाओगे। ठीक है, एसएससी इन डिफॉल्ट, अब सिंपल सी बात है, थोड़ा मुश्किल होगा समझना लेकिन बात सिंपल है। 81,000 देना था, 81,000 देना था, आपने 50,000 दिया, तो आपने 31,000 रुपए नहीं दिए। 31,000 के लिए यू आर एसएससी इन डिफॉल्ट, बट प्रश्न ये उठता है कि ये 31,000 कौन से नहीं दिए, टैक्स के नहीं दिए, ब्याज के नहीं दिए, या लेट फी के नहीं दिए। टैक्स में से 31,000 नहीं दिया, या ब्याज में से नहीं दिया, या लेट फी में से नहीं दिया, ये प्रश्न उठता है। आंसर है कि जब कोई एसएससी ऐसा करता है, जितना पैसा देना था उससे कम देता है, तो कानून कहता है कि पहले आप लेट फी एडजस्ट करो। मतलब मानो कि उसने लेट फी दिया, इसका मतलब 50,000 रुपए में पहले ये मानो कि उसने 5,000 का लेट फी दिया, फिर मानो 16,000 का ब्याज दिया, फिर मानो टैक्स दिया। इसका मतलब टैक्स उसने कितना दिया जी, 50,000 माइनस 21,000, 29,000 रुपए उसने टैक्स दिया। इसका मतलब टैक्स उसका बनता था कितना, 60,000, और उसने दिया 29,000, ये 31,000 का डिफरेंस है। तो क्या आप एसएससी इन डिफॉल्ट 31,000 के माने जा रहे हो, किसके रिगार्डिंग, टैक्स ड्यू के रिगार्डिंग। तो यहां मैंने इसको इस तरीके से दर्शाया है, मेंशन किया है। ओके, ये लास्ट ही था, लेकिन यहां पर मैंने एक छोटी सी चीज समअप कर दी है, समराइज कर दी है, और इसके साथ एक दो एग्जांपल भी, कि अगर रिटर्न आप ड्यू डेट में नहीं फाइल करते तो आपके साथ क्या क्या परिणाम हो सकता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकते हैं, तो हमें बहुत सारे सेक्शंस को इकट्ठा करना पड़ेगा, वो मैंने करके दे दिया आपको। इस सेक्शन के अंतर्गत पार्ट चैप्टर 6 से पार्ट सी और 10AA नहीं मिलेगा, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सर्टेन काइंड ऑफ लॉस। अगर आप चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट हो, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टी हो, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, रिटर्न विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल किया, लेट फी लग जाएगा। एक ब्याज आपने पढ़ा होगा एडवांस टैक्स के साथ, लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो ये ब्याज लग सकता है 1% पर मंथ। ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया है, एग्जांपल ले रहे हैं, ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया है 30 नवंबर को, लेट ही है, 3,60,000 का। रिवाइज रिटर्न आपने 13,60,000 कर दिया। आपको कमेंट करना है, पहली चीज, आपने पहला ओरिजिनल रिटर्न लेट भरा है, तो 1,000 रुपए आप लेट फी दे रहे हो। 1,000 क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपने 360 दिखाया है। लेकिन रिवाइज रिटर्न के समय आपने इनकम बढ़ा दी है, इसलिए आपको 5,000 लेट फी देनी चाहिए, जिसमें एक दे चुके तो 4,000 एडिशनल देना पड़ेगा। हम इसके विपरीत भी कर सकते हैं। विपरीत कैसे, मान लीजिए आपने ओरिजिनल रिटर्न लेट भरा है और 6,70,000 इनकम दिखाई है, तो आपको 5,000 लेट फी लग गया होगा, आपने 5,000 लेट फी दे दिया। अब रिवाइज में अपनी इनकम कम कर दी 470, तो क्या लेट फी रिफंड हो जाएगा? जी हाँ, लेट फी रिफंड हो जाता है। आप इसको देख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा एग्जाम के व्यू से। लेकिन ये वीडियो तभी देखना चाहिए, वैसे शुरू में ही बता देना चाहिए था मुझे, मैंने बता तो दिया था कि ये रिवीजन है, तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको इन डिटेल में डिस्कस किया है, ये रिवीजन है। अगर आपने पढ़ाई की है,
कहीं से कैसे भी, तो आप इस वीडियो को देखें। शुरू में बोलना था। चलिए, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और किसी और वीडियो में।